अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, आज की मैं कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, एक अलग कहानी है। है तो क्राइम ही, लेकिन अलग सी कहानी है। आज हमारे घर में हर किसी के पास अपना-अपना पर्सनल फ़ोन है। लेकिन ये उस ज़माने की कहानी है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे बल्कि लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। तो एक हँसते-बसते घर को एक रॉन्ग नंबर ने बर्बाद करके रख दिया। आज हर इंसान के पास फ़ोन है। तो सबसे ये गुज़ारिश है कि अगर कोई रॉन्ग नंबर आए आपके कॉल पर तो उसे रॉन्ग नंबर ही समझें, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970 के अवाइल में रोनुमा होने वाले वाक़ये के कुछ किरदार ज़िंदा होंगे, लिहाज़ा उनके असली नाम और शहर के मुतालिका मार्केट का नाम भी नहीं लिखूँगा। बाकी वारदात की हूबहू नकल आपकी खिदमत में पेश है। नाहिद शहर के एक मसरूफ मार्केट में हौजरी के सामान के मारूफ ताजिर मिर्जा अशरफ बेग की बीवी थी। उनके यहाँ दो बेटे और एक बेटी थी, जिनकी उम्रें 8, 6 और 4 साल थी। ये एक खुशहाल घराना था। शहर के पौश इलाके में इनका जाती आलीशान घर था। ये जवां साला जोड़ा मिसाली जिंदगी बसर कर रहा था। तीनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। एक सुबह हस्बे मामूल नाहिद ने बच्चों को नाश्ता कराया और उन्हें तैयार करके अपनी गाड़ी में स्कूल छोड़ आई। वापस आकर अपने और अपने शौहर के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए वो किचन में मसरूफ हो गई। 9:30 बजे दोनों मियाँ बीवी ने इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया। 10:30 बजे वो अपने शौहर को दुकान पर जाते हुए अलविदा कहने गेट तक आई। फिर वापस लौटकर दोबारा किचन में मसरूफ हो गई ताकि बचा कुचा काम निपटा सके। इसी इसना में डाइनिंग रूम में रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजने लगी। नाहिद ने अपना काम छोड़कर जल्दी जल्दी जाकर फोन उठाया। फ़ोन पर किसी मर्दाना अजनबी आवाज़ ने हेलो कहा। नाहिद ने पूछा कि आप कौन हैं और किससे बात करनी है? जी, मेरा नाम राना मज़हर इकबाल है और मैंने आपसे ही बात करनी है, जवाब में उस शख्स ने कहा। लेकिन मैं तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती। नाहिद ने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। टेलीफ़ोन फिर बजने लगा। नाहिद ने दोबारा फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, आप प्लीज़ फ़ोन बंद न कीजिएगा। आप मेरी बात सुन लें। क्या कहना है आपको? नाहिद ने बेज़ारी से कहा। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उस शख्स ने कहा। यकीनन ये इंतहाई खूबसूरत खातून ही की आवाज़ हो सकती है। तो आपको इससे क्या मतलब है? नाहिद ने सख्ती से कहा। मतलब ये कि मुझे खूबसूरत लोग अच्छे लगते हैं, उस शख्स ने कहा। नाहिद ने फ़ोन पटक दिया। फ़ोन फिर से बजने लगा, तो नाहिद ने रिसीवर नीचे रख दिया। कुछ वक़्फ़े के बाद दोबारा रिसीवर रखा, क्योंकि नाहिद को अपने शौहर के फ़ोन का बहुत इंतज़ार होता था। तो फिर घंटी बजी। फ़ोन उठाने पर फिर वही शख्स मुखातिब था। फलाँ मार्केट में मेरी अपनी टेलरिंग की शॉप है। मैं खुद भी एक अच्छा टेलर हूँ और दीगर कारीगर मेरी शॉप में काम करते हैं। मज़हर ने बगैर रुके अपना तारुफ़ करा डाला। मुझे इससे क्या सरोकार कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते? नाहिद ने कहा। बस यहाँ टेलीफ़ोन मत किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़। नाहिद ने साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। फिर फ़ोन की घंटी बजी। नाहिद ने फ़ोन उठा लिया। इस मर्तबा ये उसके शौहर की फ़ोन थी। नाहिद तुम्हारा फ़ोन एंगेज था? शौहर ने पूछा। कहाँ गपशप हो रही थी? एक रॉन्ग नंबर फ़ोन आने लगा है, नाहिद ने कहा। कोई टेलर है, पीछे ही पड़ गया है, बार-बार फ़ोन करता है। उसका भी बंदोबस्त करते हैं, शौहर ने कहा। फिर थोड़ी देर मामूल की बातें हुई और राब्ता खत्म होने के बाद नाहिद ने रिसीवर फिर से नीचे रख दिया। तावक्ते के रात को उसका शौहर घर वापस नहीं आ गया। फिर तो उसका फ़ोन नहीं आया था? उसने पूछा। मैंने रिसीवर नीचे रख दिया था, नाहिद ने जवाब दिया। इसलिए मैंने दो एक बार फ़ोन करने की कोशिश की तो मसरूफ़ मिला। अगले रोज़ उसी वक़्त फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मज़हर इकबाल का शायद मशगला यही था, जो एक नशा की सूरत इख्तियार कर चुका था और वो अपने इस काम में माहिर था। इधर नाहिद को पहली बार इस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा था। नाहिद इस कुमाशी खातून न थी कि बाहर दोस्तियाँ लगाती फिरे। उसने हत्तल इम्कान कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर या तो उस शख्स की महारत और चर्ब ज़बानी काम आई या फिर मुमकिन है नाहिद की शख्सियत का कोई हिस्सा तिश्ना काम रह गया हो। नाहिद टेलर मजहर इकबाल के दामे फरेब में आ गई और वही रॉन्ग नंबर सही नंबर के खाने में फिट बैठने लगा। बात टेलीफोन से बाहर निकलकर मुलाकातों पर आ गई। शहर के पार्कों, रेस्टोरानों और होटलों में मुलाकातें होने लगी और बसा औकात दिन के वक़्त जब नाहिद का शौहर दुकान पर जा चुका होता और बच्चे स्कूल जा चुके होते, तो ये मुलाकातें नाहिद के घर में होने लगी और मज़े की बात कि नाहिद को भी इन मुलाकातों को अपने शौहर से छुपाने का फ़न आता गया
اور اس کے بعد ناہید کا شوہر مرزا اشرف بیگ ان رانگ نمبر کالوں کے متعلق پوچھتا ہی رہ گیا، لیکن ناہید کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں، اب کوئی رانگ کال نہیں آتی۔ بیچارہ مطمئن ہو جاتا۔ دکان پر مصروفیت کی بنا پر اسے دن کے وقت گھر کا چکر لگانے کی فرصت نہ ملتی۔ البتہ فون کرنے پر اگر ناہید گھر پر نہ ملتی تو پوچھنے پر وہ بآسانی بازار جانے یا کسی سہیلی کے ہاں کسی فنکشن کا بہانہ گھڑ لیتی۔ دن گزرتے گئے اور خفیہ ملاقاتیں رنگ لاتی گئیں۔ ناہید اور مظہر اقبال کے تعلقات پختہ ہوتے چلے گئے، جن کی ناہید نے اپنے شوہر نامدار کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں نے مل کر تاجر مرزا اشرف بیگ کا کانٹا درمیان میں سے نکال دینے کا پروگرام بنا لیا اور اس کے بعد آپس میں شادی کرنے کی ٹھان لی۔ اب ان کی ملاقاتوں میں گفتگو کا بڑا موضوع یہی ہوتا کہ کس طرح مرزا اشرف بیگ کا درمیان سے پتہ صاف کر دیا جائے۔ آخر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی اور دونوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اتفاق کر لیا۔ پھر وہ رات آ گئی جب رانا مظہر اقبال اور ناہید کے شوہر کے گھر آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد مرزا اشرف بیگ کچھ دیر ناہید اور بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے، حتیٰ کہ سونے کے لیے وہ آگے پیچھے اپنے کمروں میں پہنچ گئے۔ بچے اپنے کمرے میں اسکول کے ہوم ورک کرنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ حسب پروگرام ناہید نے دوپٹے کو اس کے شوہر کے گلے میں ڈال کر اسے پھانسی دینی تھی۔ مرزا اشرف بیگ کی مزاحمت کو رانا مظہر اقبال نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی قوت سے روکنا تھا اور گردن میں دوپٹہ ڈال کر اس کا پھندا بنانے کے کام کا ذمہ ناہید نے لے لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے بستر پر پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں اچانک مظہر نمودار ہوا اور اس نے چھوٹتے ہی اشرف بیگ کے دونوں بازو پکڑ کر پیچھے کو جکڑ لیے اور ناہید نے جلدی سے اپنا دوپٹہ شوہر کی گردن میں ڈال دیا اور اس کا پھندا بنانے کی کوشش کر ڈالی۔ مرزا اشرف بیگ جوان آدمی تھا، اس نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ باپ کی اونچی آواز میں چلانے کی آواز سن کر تینوں بچے جو اپنے کمروں میں جاگ رہے تھے وہ ان کے کمرے میں آ پہنچے۔ کمرہ اندر سے بند تھا، بچے باہر چیخنے لگے۔ اسی اثنا میں پھندے کی پھانسی اور مظہر کی قوت کے آگے مرزا اشرف بیگ کی طاقت جواب دینے لگی۔ باہر بچے زبردست شور مچا رہے تھے۔ اندیشہ تھا کہ ان کی آوازیں سن کر کہیں محلے دار اکٹھے نہ ہو جائے۔ ناہید نے مظہر سے کہا کہ اسے یوں ہی جکڑ کر رکھو، میں جا کر باہر بچوں کو ان کے کمرے میں بند کر کے آتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے بچوں کو سخت ڈرایا کہ اندر ڈاکو گھسے ہوئے ہیں، تمہارے ڈیڈی کو مار رہے ہیں، تم تینوں بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ جاؤ اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دو، ورنہ وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ بچے معصوم تھے، ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا گھسے اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر دبک کر بیٹھ گئے۔ ناہید واپس مڑی، اس نے دیکھا کہ مظہر دوپٹے کے پھندے کو دونوں ہاتھوں سے کسے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے اس کے شوہر کے بازوؤں پر رکھے ہوئے دبوچے ہوئے تھا، جو اپنے پلنگ پر پیٹھ کے بل گرایا گیا تھا۔ کام کو تکمیل تک پہنچانے میں ناہید نے مظہر کی مزید مدد کی، حتیٰ کہ ان کا کام مکمل ہو گیا اور مرزا اشرف بیگ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دونوں کا پروگرام یہی تھا کہ اس قتل کو ڈکیتی ظاہر کیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کچھ گھریلو سامان ادھر ادھر بکھیرا اور قاتل مظہر اقبال تو رات کو ہی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور باقی کا کام قاتلہ ناہید کے سپرد کر گیا۔ ناہید صبح ہونے پر تھانے چلی گئی اور متعلقہ تھانے کا سب انسپکٹر چودھری وارث خان ابھی تھانے نہیں پہنچا تھا، اسے گھر سے بلوایا گیا اور ناہید نے تھانے میں رپورٹ لکھائی کہ اس کے رات گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکو اس کے یہاں سے زیورات اور نقدی لوٹ کر لے گئے ہیں، مزاحمت کرنے پر اس کے شوہر کا گلا دبا کر اسے قتل کر گئے ہیں۔ گھر واپس پہنچ کر ناہید نے اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو بھی خبر سنائی اور خود ماتمی لباس پہن کر چیخ و پکار اور واویلا کرنے لگ پڑی۔ کچھ ہی دیر میں تھانے دار چودھری وارث خان بھی موقع واردات پر پہنچ گیا۔ اس نے لاش کا نظری معائنہ کیا اور جائے واردات کو بغور دیکھنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال بھجوا دیا۔ شام تک لاش پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ واپس آئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتول کی موت کسی کپڑے کا پھندا بنا کر دم گھونٹنے کے سبب ہوئی ہے۔ مقتول کے عزیز و اقارب اور مارکیٹ کے تاجر برادری نے کثیر تعداد میں جنازے میں شرکت کی اور میت کو رات کے وقت دفنا دیا گیا۔ ناہید نے رواج کے مطابق اپنی بیوگی کا خوب ماتم کیا اور بچوں کو گود میں لے کر خوب آنسو بہائے اور دیکھنے والی ہر آنکھ کو اشک بار کیا۔ ادھر تھانے دار نے، جو اس وقت سب انسپکٹر ہوا کرتا تھا، بعد میں ایس ایچ او بن گیا تھا، قتل اور ڈکیتی کے اس دوہرے کیس کی تفتیش شروع کر دی۔
बीवी कत्ल हो जाए तो पुलिस की नज़र में पहला मुश्तबा उसका खाविंद होता है और अगर खाविंद कत्ल हो जाए तो शक का खाना बीवी के नाम से खाली नहीं होता। थानेदार चौधरी वारिस खान ने हस्ब दस्तूर शक के खाने को मकतूल की बेवा नाहिद के नाम से खाली नहीं रखा। ये अलग बात है कि घर में मातमी फिजा और इंसानी हमदर्दी के जज्बे की बिना पर हाथ जरा हल्का ही रखा। वो खुद भी सिविल कपड़ों में नाहिद के घर आ जाता और नाहिद को ड्राइंग रूम में बुलवाकर उससे हमदर्दी जतलाने के अंदाज में अपने मतलब की बातें पूछता जाता। जहां तक डकैती का ताल्लुक था, घर से बकौल मकतूल की बेवा जेवर और नकदी के अलावा कोई दिगर सामान नहीं गया था। हाँ, अलबत्ता यूँ लगता था कि घरेलू सामान को भी काफ़ी खदेड़ा गया था। मसलन मेज़ों की दराज़ें, कपड़ों की अलमारियों के दराज़े खुले पड़े थे। वीसीआर और टीवी ट्रॉली भी अपनी जगह से काफ़ी हटी हुई थी। कुछ अटैची केसों के ताले भी टूटे हुए दिखाई देते थे और उनके अंदर से बहुत से कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे। थानेदार ने घर में वाज़ेह हिदायत दे रखी थी कि जब तक वो ना कहें किसी भी चीज़ को हाथ न लगाया जाए और ना ही कोई चीज़ अपनी जगह पर वापस ही रखी जाए। ताहम थानेदार को अभी तक वारदात का कोई इशारा नहीं मिल रहा था। डाकू और कातिल किस महारत से अपना काम कर गए थे कि कोई खुरा खोज भी न छोड़ा था। थानेदार ने सोचा, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? इधर नाहिद मुतमईन से दिखाई देने लगी और अक्सर सवाल करने लगी, इंस्पेक्टर साहब, आखिर मेरे खाविंद के कातिल और घर में डाका डालने वाले लुटेरे कब गिरफ्तार होंगे? थानेदार वारिस खान का एक ही जवाब होता, बहुत जल्द। थानेदार कभी वर्दी में भी नाहिद के घर आ जाता। वो नाहिद के बच्चों के साथ निहायत शफ़क़त से पेश आता और उन्हें प्यार करता। बड़े बेटे अशफाक को तो उसने अपने साथ खूब मानूस कर रखा था। थानेदार को वर्दी में देखकर अशफाक बहुत खुश होता था। वो उसे अंकल कहने लगा। एक दिन अशफाक ने थानेदार से कहा कि वो भी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और डैडी के कातिलों को पकड़कर उन्हें शूट कर देगा। वाह! तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो। वारिस खान ने कहा, लेकिन कातिल और डाकू तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे डैडी को कत्ल कर गए और तुमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। डैडी की चीखें सुनकर हम तीनों बहन भाई दौड़ते हुए मम्मी डैडी के कमरे की तरफ आए थे, अशफाक ने कहा। हमने दरवाजे को धकेला था लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर कुंडी लगी हुई थी। फिर मम्मी बाहर आई। उन्होंने हमें कहा कि अंदर डाकू तुम्हारे डैडी को मार रहे हैं। तुम फौरन अपने कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा दो, वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। थानेदार वारिस खान ने गहरी सांस ली और पास बैठी हुई नाहिद के हैरानी में डूबे हुए चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ दी। लेकिन नाहिद बेगम, ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप वारदात के वक्त कातिलों के साथ अपने मकतूल शौहर के साथ कमरे में बंद थी। लेकिन कमरा अंदर से कातिलों ने बंद किया था, नाहिद ने हकलाते हुए कहा। क्यों बंद क्यों किया था कमरा? क्या आपको मुझ पर शक है कि मैंने अपने शौहर को कत्ल किया है? नाहिद ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल कर दिया। क्या ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है? थानेदार ने कहा। अब नाहिद ने जवाब देने के बजाय रोना शुरू कर दिया। दूसरे कमरे में मकतूल और नाहिद के अजीज व अकारीब बैठे थे। नाहिद के आवाज बुलंद रोने धोने पर वो अंदर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इस नहीं करना चाहिए था? उनमें से एक शख्स ने तल्खी भरे लहजे में कहा। मैं तो नाहिद बेगम को परेशान नहीं कर रहा, थानेदार ने इत्मीनान से जवाब दिया। ये खुद ही ख्वामख्वाह परेशान हो रही हैं। ताज़ा ताज़ा सदमा है, बात बेबात पर रो देती हैं। नाहिद थानेदार की जुबानी ये बात सुनकर और जोर से रोने लग पड़ी। अंदर आने वाली चंद ख्वातीन, जिनमें नाहिद की दो भाभियां और दो बहनें भी शामिल थी, नाहिद से गले लगकर रोने लगी। थानेदार साहब, आपने तो हमारे घर को थाना बना लिया है। हम यहाँ बच्ची की दिलजोई के लिए आए हुए हैं, इसका दुख बांटने आए हैं। इसको आप और सदमे में न डालें और इसका सदमा और ताज़ा न करें, वरना हमारी बच्ची पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा। खुदा न खास्ता इसका जहनी तवाज़न बिगड़ सकता है। ये अधेड़ उम्र मामू के अल्फाज थे जो थानेदार को हजम करना पड़े। नाहिद से आपने जो पूछना है सबके सामने पूछें। हम भी तो जाने कि आप इससे क्या पूछना चाहते हैं। मामू साहब फिर गोया हुए। चले यूं ही सही, मैं बुजुर्गों की बात को कैसे टाल सकता हूँ? थानेदार ने नाहिद को तेज नजरों से देखते हुए कहा। रोती हुई नाहिद ने थानेदार की बात सुनकर चौंक कर थानेदार की जानिब देखा और अचानक चुप हो गई। आप सब लोग मुझे नाहिद से ये पूछने की इजाज़त दें कि वारदात के वक्त उन्होंने कातिलों और मकतूल के साथ मिलकर कमरे को अंदर से लॉक क्यों कर रखा था? हाँ, बताओ बेटी इंस्पेक्टर को कि कमरा क्यों बंद किया गया था? मामू ने नाहिद से शफकत भरे लहजे में पूछा।
किसी ने कोई कमरा बंद नहीं किया था। नाहिद अपने अल्फाज भूल चुकी थी या जानबूझकर पलटा खा गई थी। थानेदार उठा और बाहर निकलकर लॉन में खेलते अशफाक को आवाज़ दी। अशफाक बेटे, देखें आपके मेहमान आए हैं और आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाओ। थानेदार ने जाकर अशफाक से मुसाफा किया और उसका हाथ पकड़े उसे अंदर ले आया जहाँ पर सब बैठे थे। हाँ बेटे, मुझे वो बात फिर से बताओ जब आप लोग अपने डैडी की चीखें सुनकर तीनों भाई बहन उनके कमरे की तरफ दौड़ते आए और कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए। नहीं नहीं अंकल, हमने दरवाजे खोलने के लिए हैंडल घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन कमरा तो अंदर से बंद था। हम डैडी की चीखें सुनकर चीखने लग पड़े, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खोलकर मम्मी ने कहा कि अंदर डाकू तुम्हारे डैडी को मार रहे हैं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम फौरन अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लो। फिर हमने ऐसा ही किया था। क्यों शाजिया? उसने बहन की जानिब देखते हुए कहा, और बहन ने भी हाँ में सर हिला दिया। नाहिद ने गसीली नजरों से बेटे को देखा। दरअसल नाहिद को बेटे को ऐसी बात बताने से मना करने का मौका ही नहीं मिला था और उसने इस बात की इतनी परवाह भी नहीं की थी। अब नाहिद ने अपने पहले बयान की खुद ही तरदीद कर डाली थी। इधर थानेदार का शक यकीन में बदल गया। उसे यकीन हो चला था कि अपने खाविन के कत्ल में नाहिद भी मुलविस है। नाहिद से मजीद तफ्तीश नागुज़ेर हो गई थी, जो कि इसके घर में उसके तमाम अजीज़ व अकारिब की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी। थानेदार ने मकतूल के दोनों भाइयों से बात की कि वो अपने भाई के कातिलों तक पहुंचने में उसकी मदद करें। इसके लिए नाहिद से मजीद तफ्तीश ज़रूरी हो गई है, क्योंकि शक के ताने बाने नाहिद की ज़ात पर बुने जाने लगे। लिहाजा उसे नाहिद को थाने ले जाना पड़ेगा। नाहिद के लवाहिकीन ने बहुत वावेला मचाया और थानेदार के साथ उनका रवैया काफ़ी जारहाना और धमकी आमेज था। बहरहाल मकतूल के भाई ने नाहिद को थाने ले जाने की मुखालिफत तर्क कर दी। नाहिद को थाने लाया गया। चौधरी वारिस खान एक तजुर्बाकार और माहिर थानेदार था। वो अपने काम में पूरा था। सवाल दर सवाल और थोड़ी सी कोशिश के बाद नाहिद ने इकबाल जुर्म कर लिया। वैसे भी पुलिस के हत्थे चढ़ी हुई नातजुर्बाकार और पहला जुर्म करने वाली औरत के पास इकबाल जुर्म के सिवा और चारा ही क्या था। उसने अपने आशना का नाम और पता बता दिया। सुबह तुलू हो चुकी थी जब नाहिद अपना इकबाली बयान कलमबंद करा रही थी। थानेदार वारिस खान ने छापा मार टीम तश्कील दे दी ताकि शरीके कार कातिल राना मजहर इकबाल की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। उधर टेलर मास्टर मजहर इकबाल का मामूल था कि वो हर रोज़ सुबह सवेरे शॉप पर पहुंचते ही अखबार देखता। नाहिद केस का इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा था। अखबार वालों की ये कोशिश होती कि सनसनीखेज वाक़े की सबसे पहले अपने अखबार में खबर लगाए। लिहाजा सहाफ़ी रात भर इस टो में लगे रहते थे। एक सहाफ़ी ने आधी रात को मुतल्लिका थाने फ़ोन करके नाहिद केस की ताज़ा खबर लेना चाही तो एएसआई करीम बख्श ने, जो नाहिद से पूछगछ में मौजूद था, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि कातिल नाहिद ही है। सहाफ़ी ने जब पूरी खबर पूछी तो करीम बख्श ने कह दिया कि ये आज के आपके अखबार के लिए निहायत ही चटपटी खबर है। बीवी ने अपने आशना से मिलकर खाविन को कत्ल कर दिया। नाहिद अपने खाविन की कातिला निकली। नाहिद ने इकबाल जुर्म कर लिया। इधर जूं ही ये अखबार टेलर मास्टर मजहर के हाथ में पहुंचा, उसने फौरन एक कारीगर को दौड़ाया कि वो रिक्शा ले आए। वो फौरन रिक्शा ले आया। मजहर इकबाल रिक्शा में बैठा और रिक्शा के चले जाने के बाद कोई 15 मिनट बाद पुलिस टेलरिंग शॉप पर पहुंची, लेकिन मुलजिम फरार हो चुका था। मजहर ने जब अखबार में ये पढ़ा कि नाहिद गिरफ्तार हो गई है तो उसे अपनी मौत नजर आने लगी कि वो औरत जात है, पुलिस के सामने सब कुछ उगल देगी। पुलिस ने चंद दीगर जगहों पर छापे मारे जहां कातिल मजहर इकबाल आया जाया करता था, लेकिन वो न मिल सका और यूं दिन गुजरने लगे। कातिल की गिरफ्तारी न होने पर मार्केट की ताजिर बिरादरी में बेचैनी बढ़ने लगी। साथ ही पुलिस पर दबाव बहुत बढ़ने लगा कि ताजिर मिर्ज़ा अशरफ बेग के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कातिलों से मिल गई है। ये पुलिस वालों और कातिलों की मिली भगत है। पुलिस ने कातिल फरार करा दिए। रोज़ाना अखबार इन खबरों से भरे होते। एक अखबार ने तो मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर दिनों की गिनती शुमार करना शुरू कर दी। 10वां दिन, 15वां दिन, 20वां दिन, ताजिर मिर्ज़ा अशरफ बेग के कातिलों का सुराग न मिला। पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उधर पुलिस ने मुल्क के बड़े बड़े शहरों के थानों में इश्तेहारात शोर व गौगा दे दिया। उसके जवाब में करीब 90 दिन के बाद कराची के फैजल बी एरिया के एक थाने से इत्तला आई कि इस इलाके में एक मशकूक शख्स पाया गया है। गो कि उसने छोटी छोटी दाढ़ी छोड़ रखी हुई है
لیکن باقی کا حلیہ مشتہر کردہ خانے سے ملتا-جلتا ہے۔ اطلاع ملنے پر لاہور کے متعلقہ تھانے سے سب انسپکٹر وارث خان کی سرکردگی میں پولیس ٹیم کراچی روانہ ہو گئی اور کراچی جا کر فیڈرل بی ایریا جا پہنچی، جہاں سے اس مشکوک شخص کے بارے میں اطلاع آئی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب 1.5 ماہ سے اس علاقے کی ایک مسجد میں ایک انتہائی پرہیزگار شکل و صورت والے قاری صاحب درس قرآن دینے لگے ہیں اور امام مسجد کی غیر موجودگی میں امامت بھی کرا لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کا ایک میرج برو ہے۔ دیگر اوقات میں وہ اس شادی کے دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ پہلے دن سب انسپکٹر وارث خان سول کپڑوں میں اکیلا شادی کے دفتر جا پہنچا کہ اس مشکوک شخص کا جائزہ لے سکے کہ آیا یہی شخص ٹیلر مظہر اقبال ہے یا کوئی اور ہے۔ تھانے دار وارث خان نے شادی کے دفتر جا کر اس شخص کو بتایا کہ وہ ایک ملازم پیشہ آدمی ہے اور کسی محکمے کا نام لے کر کہا کہ وہ وہاں کام کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے دے دیں۔ ایک دن چھوڑ کے سب انسپکٹر دوبارہ واپس اس آفس میں چلا گیا۔ شادی دفتر والے صوفی صاحب نے بتایا کہ اس وقت کوئی مناسب رشتہ موجود نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی موزوں رشتہ آ جاتا ہے جو ان کے معیار پر پورا اترے گا تو وہ انہیں اطلاع کر دیں گے۔ اس دوران میں انسپکٹر وارث خان نے گزشتہ 4 دنوں سے شادی دفتر والے صوفی صاحب کو اپنے تجربے کی آنکھ سے جانچنا شروع کر دیا۔ جب اسے پکا یقین ہو گیا کہ شادی دفتر والا شخص وہی ٹیلر ماسٹر ہے جسے پولیس ڈھونڈتی پھر رہی ہے، تو سب انسپکٹر نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے لاہور لے آیا اور لاہور لا کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، کیونکہ اس نے پولیس کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا اور بہت زیادہ پولیس کی بدنامی کروائی تھی۔ پولیس کے ہتھے چڑھتے ہی اقبال جرم کر لیا اس نے اور پولیس کو دہائی دی کہ وہ شوگر کا مریض ہے اور انسولین لینے کا عادی ہے، جس کے نہ ملنے پر اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں زخم آ گئے۔ اس نے پولیس سے یہ بھی التجا کی کہ اس کی بیڑیاں کھول دی جائیں اور اس کے زخموں کا علاج کیا جائے، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے علاج مہیا نہ کیا۔ وہ یہی کہتے رہے کہ یہ مکر کر رہا ہے، اسے کسی قسم کی سہولیات نہیں ملے گی۔ آخر ایک روز جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن تب تک اس کے علاج میں کافی دیر ہو چکی تھی اور اسپتال پہنچ کر ناہید کے ساتھ مرزا اشرف بیگ کے قتل میں ملوث ٹیلر ماسٹر رانا مظہر اقبال نے دم توڑ دیا۔ ادھر ناہید کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ٹیلر ماسٹر رانا مظہر اقبال کی حراست کے دوران تھانے دار وارث نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کراچی میں تم نے جو شادی دفتر بنا رکھا تھا تو پولیس کے پہنچنے سے پہلے تم نے کتنے لوگوں کی شادیاں کرائی تھی؟ تو اس نے جواب میں تھانے دار کو بتایا، جب سے میں نے شادی دفتر کھولا آپ پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے میرے دفتر آ کر مجھ سے شادی کروانے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرے پاس دیگر کوئی کلائنٹ نہیں آیا تھا۔ اس کہانی کا یہ پہلو بڑا فکر انگیز اور شرمناک ہے کہ ناہید کو اللہ نے اچھا خاوند، من چاہی من پسند اولاد اور ہر خوشی دے رکھی تھی۔ اس نے یہ نعمتیں ٹھکرا کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی، محض ایک رانگ نمبر کے لیے جو آخرکار اس کے لیے رانگ ہی ثابت ہوا۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب کہانی کے پہلو پر آ جاتے ہیں کہ ناہید نے تو واقعی میں غلطی کی تھی، اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی کی اور اس کے پاس جرم بھی کر دیا۔ تو ایک فون نمبر، ایک رانگ نمبر جو آیا تھا اس کی زندگی میں، پہلے تو اس سے بچتی رہی، لیکن پھر وہ اس چکر میں پڑ گئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسایا گھر تباہ کر لیا۔ اب سوچیے اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کون سنبھالے گا اس کے بچے؟ کہاں جائیں گے وہ چھوٹے چھوٹے بچے؟ ایسا نہیں کہ اس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، گھر بار سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اب وہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا، اب یہ ساری زندگی تو جیل میں رہے گی، اب دیکھے گا کون؟ سب کچھ ہاتھ سے گیا، شوہر گیا، بچے گئے، گھر بار پراپرٹی سب چلی گئی، کیا بچا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھے، ایسے کسی راستے پر نہ چلائے جو شیطان کا دکھایا ہوا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی نصیحت دینے والی ہے اور بہت ہی ہمارے لیے ہماری آنکھیں کھولنے والی ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ کچھ وقت پہلے ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی، تو وہ جو بھابھی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی
और बड़ी प्यारी थी और उनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो उनके घर में लैंडलाइन था, तो एक मर्तबा उनके घर एक कॉल आई, रॉन्ग नंबर थी, तो उन्होंने सामने वाले से कह दिया कि भई रॉन्ग नंबर है। लेकिन रॉन्ग नंबर होने के बावजूद वो शख़्स उन्हें रोज़ कॉल किया करता था, रोज़। और वो रोज़ कहती थी कि भई ये तो रॉन्ग नंबर है, आप यहाँ मत कॉल किया करें, ये रॉन्ग नंबर है। सामने वाला तमीज़ से बात कर रहा था, ये भी तमीज़ से बात कर रही थी। तो एक दिन मतलब इनके उनके हस्बैंड, छुट्टी का दिन था, उनके हस्बैंड घर में थे, तो उन्होंने वो कॉल उठा ली और उनसे उन्होंने भी यही कहा कि भई आपको रॉन्ग नंबर लग गया है। फिर उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर उन्होंने उसी वक़्त कॉल किया, उनका एक वक़्त फ़िक्स था, उसी वक़्त कॉल आया करती थी। तो उन्होंने कॉल उठाई भाभी ने और उनसे कहा कि भई ये रॉन्ग नंबर है, आप रोज़ कॉल करते हैं, ये रॉन्ग नंबर है। तो उस शख़्स ने कहा कि आपने कल कॉल नहीं उठाई थी? क्या कल आपके अब्बा ने कॉल उठाई थी? क्या आपके अब्बा घर में थे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे अब्बा नहीं, वो तो मेरे शौहर हैं। तो उस सामने वाले शख़्स ने कहा कि आप शादीशुदा हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो उस शख़्स ने माफ़ी माँगी और उसके बाद उन्होंने कभी कॉल नहीं किया। ये शराफ़त की निशानी है। हो सकता है उन्हें आवाज़ सुन के उन्हें लगा हो कि लड़की है, तो हो सकता है वो गैर शादीशुदा हों, शादी वग़ैरह का कोई इरादा कर लिया हो, उस तरीके से हो जाता है ना कभी-कभी। लेकिन उसके बाद से फिर जब पता चल गया कि वो शादीशुदा है, तो फिर उन्होंने उस नंबर पर फिर कभी कॉल नहीं किया। ये होती है शराफ़त। लेकिन ये तो ये टेलर मास्टर तो अजीब आदमी थे। खुद उकसा-उकसा कर उस औरत का घर बर्बाद करवा दिया और ये भी बेवकूफ़ थी, आ गई उसके झांसे में। चलिए आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी कहानी? लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।